ओके। और पिछली कक्षाओं में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और उन कक्षाओं में इतिहास की काफ़ी शुरुआत से लेकर और लगभग मध्यकाल के पास पहुंच रहे हैं। उसमें हम गुप्त काल तक आ चुके हैं और गुप्त काल को कैसे प्रारंभ किया, किस प्रकार से वहाँ राजाओं महाराजाओं द्वारा अ, उसको स्थापित किया गया और उसको किस प्रकार से मुख्य जो महाराज थे राजा थे वो सभी किस प्रकार से स्थापित हुए, कौन कौन थे, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने की। अब हम गुप्त शासन की बात करें तो गुप्त राजाओं में आज हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग श्रीगुप्त से शुरू किया था हमने। श्रीगुप्त यानी कि किसी कार्य को श्री करना, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना। तो गुप्त काल की स्थापना का जो काम था वो श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त ऐसे संस्थापक हैं जिन्होंने गुप्त काल की स्थापना की। गुप्त काल में पहले राजा थे जो कि गुप्त वंशीय परंपरा को स्थापित करने वाले थे। हमने उनके बारे में थोड़ा जाना। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, वो अलग राजा है, ये अलग राजा। चंद्रगुप्त प्रथम तक हमने इसका कंटिन्यू किया है इसे। आज हम जिन महाराज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है बहुत ही अपने नाम के समान ही, जैसा समुद्र होता है वैसा ही विशाल राज्य इनका था। और विशाल राज्य के साथ समुद्रगुप्त उनका जो राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है उनके समय का, भारतीय इतिहास के अंदर उपलब्धियों के दृष्टि से देखा जाए तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने युद्ध बहुत सारे लड़े थे, बहुत ज्यादा लड़े थे और लड़े ही नहीं, उन सब में विजय भी प्राप्त की थी। तो समुद्रगुप्त काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारतीय इतिहास की दृष्टि से। भारतीय इतिहास की दृष्टि से समुद्रगुप्त को पढ़ना बहुत जरूरी भी है। और क्यों जरूरी है, किस लिए है, इसके बारे में आज हम खूब चर्चा करने वाले हैं। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को जो जानते हैं हम लोग, उसके स्रोत क्या है, किस कारण से हमें पता लगा कि समुद्रगुप्त ने इतने युद्ध किए, इतना बड़ा साम्राज्य था या इतनी विजय प्राप्त किया। ऐसा राजा महाराजा था जो बहुत ही पराक्रमी या बहुत प्रभावी राजा रहा। तो वो जो इतिहास के स्रोत हैं उनमें सबसे पहला आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम तक तो पढ़ चुके हैं, उसके तुरंत नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा लिखी गई थी संस्कृत में। हरिशेन उनके दरबार के कवि थे मुख्य, और जिन्होंने इसे लिखा था उसमें एक तो गुप्त वंश के राजाओं यानी कि उनकी वंशावली का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है और उसका प्रशासन कैसा था उसके बारे में भी जानकारी इससे प्राप्त होती है। ये जो प्रशस्ति है प्रयाग में तो अब है, पहले ये प्रयाग में नहीं थी। प्रयाग में बाद में इसको, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में इसको बाद में ले आए थे। दूसरा है एरण अभिलेख। अभिलेख मतलब ऐसा अभिलेख
जो किसी लिखित रूप के अंदर है, कहें तो पत्थर पे लिखा हुआ है ये। उससे भी प्राप्त होती है जानकारी कि ये राजा कहाँ के थे, उस वक्त इन्होंने किस किस को नियुक्ति दी थी, क्या थे, क्या इनके नियम थे, रूल्स रेगुलेशन सब इसमें है। दूसरा है गया। गया एक जगह है, वहां से प्राप्त हुआ ताम्रपत्र। ताम्रपत्र होता है तांबे का, एक तांबे की धातु का बना हुआ एक ऐसा ऐसे तांबे की धातु का पूरा ऐसे बना हुआ एक पत्र, जिस पर खुदाई या उस पर गोद कर लिखा गया। ठीक है, वो ताम्रपत्र लिखा है, वो लेख है, उसमें भी इसके, उसमें खासकर इसके व्यापार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इनकी कर व्यवस्था थी, किस प्रकार से इनके व्यापार की व्यवस्था थी, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है नालंदा का ताम्रपत्र। नालंदा, ठीक है, नालंदा जगह है। नालंदा विश्वविद्यालय भी रहा है बौद्धों का, खासकर पहले तक्षशिला होता था। तक्षशिला जो पाकिस्तान की तरफ था, तो इस तरफ भारत में देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा के पास में बना हुआ। इसे धर्मपाल पाल जो है, धर्मपाल, उन्होंने बनवाया था इससे, और कुमार स्कंदगुप्त वगैरह और कुमारगुप्त वगैरह इन्होंने इसकी स्थापना में सहयोग किया। अच्छा, इस जगह पर प्राप्त जो ताम्रपत्र है उसमें भी इनके शासन के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। पांचवी जो चीज है वो थी सिक्के। समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे, उन सिक्कों से भी इनके बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, समुद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन कैसा था उसके बारे में थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, और ये बात हमें प्रयाग प्रशस्ति से पूरी तरह से पता लगती है। बाल्यकाल से बहुत ही होनहार प्रतिभाशाली थे, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, और चंद्रगुप्त प्रथम ने उसको अपने सभी पुत्रों में योग्यतम समझकर और राज्यसभा में अपना उत्तराधिकारी से घोषित कर दिया। राज्यसभा में चंद्रगुप्त के अन्य भाई और सभी उपस्थित थे। उनके उत्तराधिकारी चुने जाने पर वो सारे उससे ईर्ष्या करने लगे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बड़ा बेटा नहीं था, ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। ठीक है, उसके उत्तराधिकारी चुने जाने से उसके जो बड़े भाई थे वो उससे नाराज होना स्वाभाविक था, परंतु फिर भी उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर इनके अंदर संघर्ष होना, उनकी संभावनाएं जो थी वो होनी ही थी। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने इन संभावनाओं को समाप्त करते हुए इसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त को अब उत्तराधिकारी बना दिया, वो राजा बन रहे हैं। राजा बनने के बाद उनका शासनकाल कितने समय रहा, इस पर बात करें। समुद्रगुप्त ने 328 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया था, ऐसा विद्वानों का मानना है। लेकिन कई अलग अलग विद्वान इन सबको मानते हैं, जैसे बने आर डी बनर्जी हैं 328 से 75 मानते हैं, वी एस स्मिथ हैं 330 से 75 मानते हैं, मिश्र त्रिपाठी हैं 335 से 375 मानते हैं। तो ये सब वो है, लेकिन लमसम इतना ही है इनका, 328 से 375 के मध्य का। ठीक है, मिस्टर त्रिपाठी जी का जो मत है 335 से 375 का, इसको सारे सहमत मान रहे हैं, लेकिन फिर भी लमसम इतना ही आता है। समुद्रगुप्त का राजनीतिक आदर्श की बात करें हम, तो समुद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी तो होना ही था भाई, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कौन महत्वाकांक्षी नहीं था। हम पढ़ने वाले सभी राजाओं में महत्वाकांक्षी सभी को मानते हैं। अशोक भी बहुत महत्वाकांक्षी थे, यदि वो अहिंसा वाला प्रतिज्ञा नहीं करते तो शायद बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार कर सकते थे। खैर, समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त
का आदर्श भारत के एक प्राचीन क्षत्रियों का परंपरागत आदर्श दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण करना ही था। उसके सामने महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बसाया गया एक भारत का राज्य था। समुद्रगुप्त छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा था। उसकी इस नीति को दिग्विजय की नीति कहा गया। ठीक है, तो इस दिग्विजय की नीति में उसने किन किन राज्यों से युद्ध किया, क्या विजय रही, क्या उपलब्धियां रही, उसको पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की विजयों की बात करें तो सबसे पहले समुद्रगुप्त ने नागवंश के दो राजाओं अच्युत और नागसेन को पराजित किया था। सबसे पहले नागवंश के दो राजाओं को पराजित किया। अच्युत तो मथुरा में रहता था और नागसेन पद्मावती का शासक था। ये पद्मावती जगह का नाम है और ये पद्मावत वाली पद्मावती नहीं है। अच्युत और नागसेन की शक्ति को समूल नष्ट करने के बाद समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था और वहां के कोटकुल नरेश को परास्त कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। किसी समय मगध की राजधानी ही पाटलिपुत्र होती थी, आज वो पाटलिपुत्र को भी कोई स्वतंत्र करके बैठा था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इन समयों में ऐसा ये समय आ गया था जब भी एक छत्र नहीं रहा था, राज्य सब अलग अलग छोटे राजाओं में बंट गए थे। तो समुद्रगुप्त फिर से ऐसे पराक्रमी शासक आते हैं गुप्त वंशों में जिन्होंने इन सबको इकट्ठा करके एक छत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, आगे फिर इनका उत्तराधिकारी अगर उतना प्रबल नहीं होगा तो फिर ये छोटे छोटे खंडों में बट जाएंगे। इसी प्रकार से ये इतिहास कंटिन्यू होता रहता है। अब पाटलिपुत्र पर कर ली विजय और उसके बाद उसने आगे बढ़ना शुरू किया तो आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त की विजय देखो, प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त की विजय को ये कहा जाता है। आर्यावर्त देखो, भारत को उस समय दो भागों में बांटा गया था। आर्यावर्त उत्तर की तरफ का भारत और दक्षिण की तरफ का भारत दक्षिणावर्त, दक्षिणापथ बोलते थे उसे। और उस समय के अंदर अगर बात की जाए, दक्षिणापथ की बात की जाए, तो आर्यावर्त के 9 राजाओं को उसने पराजित किया और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को उसने पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त। आर्यावर्त यानी कि उत्तरी भारत के जो राजा थे, बड़े बड़े राजा, मतलब छोटे वालों को तो ये गिन ही नहीं रहे, बड़े जो क्षेत्र थे, बड़े राज्य जो अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, उन्होंने उनमें 9 राजाओं को उन्होंने पराजित किया था, बड़े महत्वपूर्ण राज्यों को। और दक्षिण के सर तो सारे आर्यवर्त तो सर प्राचीन नाम नहीं थे क्या? आर्यावर्त जो आप कह रहे हो भारत का प्राचीन नाम है, भारत का, जी किसी एक जगह का नहीं। खासकर ऐसा आर्यावर्त जहां संस्कृत और आर्य जब आए थे प्रारंभिक स्थिति में, तब जी का आर्यावर्त। वो उत्तरी भारत की बात हो रही है जहां पर हिंदी चलती है ना, और दक्षिण पथ अच्छा अलग है जहां पर हिंदी की भाषा नहीं आती। ठीक है, वहां ओके सर तमिल वगैरह अलग भाषा है। भाषा के आधार पर भारत के एक तरह से दो भाग कर लिए थे इन्होंने प्राचीन भारत में। ओके सर ठीक है, आर्यावर्त यानी उत्तर की तरफ का जो भारत है उसके 9 राजाओं को। जी ठीक है, ओके। जी उन 9 राजाओं में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो थे रुद्रदेव जी, कौशाम्बी के राजा थे। दूसरे नंबर के हैं मतिल देव जी, जो नागवंशी राजा थे, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र के अंदर राजा थे ये। फिर है नागदत्त जी। ठीक है, ये मथुरा के निकट के राजा थे, क्योंकि मथुरा में तो पहले से ही वो थे ना, क्या कहते हैं, अच्युत राजा थे नागवंश के। चंद्रवर्मन थे पुष्कर के राजा। अच्छा, पुष्कर पर भी संशय है कि ये पुष्कर राजस्थान वाला पुष्कर है या बंगाल वाला पुष्कर है। ठीक है, तो इस पर भी संशय है, लेकिन सभी ये मानते हैं कि ये बंगाल वाला ही पुष्कर होगा, क्योंकि यदि ये राजस्थान वाला पुष्कर होता तो मरु प्रदेश बोला जाता। फिर है गणपति नाग। ये नाग है पीछे, मतलब नागवंशीय राजा थे। देख देख ठीक के है, पढ़ा देंगे।
गणपति नाग के सिक्के जो चलाए थे गणपति नाग ने, उसके अंदर पद्मावती, ठीक है, और ग्वालियर के नलपुर नागवंशी राजा थे। पद्मावती जगह का नाम है, किसी रानी का नाम नहीं है, ये वो मैटर अलग है। वहां की जगह के सिक्के चलाए थे। नागसेन थे, पद्मावती का नागवंशीय राजा, ठीक है, पद्मावती राज्य का नागवंशीय राजा था नागसेन। अच्युत, ये थे मथुरा के राज्य। नंदिन, नागवंशीय शासक। और बलवर्मन, ये भी संभवतः नागवंशीय शासक थे, लेकिन थे असम राज्य के। कितना बड़ा हो गया, असम से लेकर के, और ये अगर उत्तर भारत में आ जाए, सिंध प्रांत दो आप तक, तो ये जा रहे हैं मतलब पाकिस्तान से आगे तक, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। उस समय में देखो नागवंशी राजाओं का नाम आ रहा है, जिक्र आ रहा है, तो नागवंशी राजा उस समय में सबसे ज्यादा प्रभावी राजा थे, ठीक है। तो ये तो हो गए वो ज्यादा प्रभावित करने वाले बड़े राज्य जिन पर इन्होंने आक्रमण किया। बाकी छोटे राज्यों का तो गणना ही नहीं की गई। अब बात करते हैं दक्षिणापथ की। दक्षिणापथ की बात की जाए तो उस दक्षिणापथ में उन्होंने टोटल 12 राज्यों पर, बड़े राज्यों पर आक्रमण किया और वहां पर विजय प्राप्त की। कौशल, मैं उन 12 के नाम दे देता हूं। कौशल का महेंद्र, महाकांतार व्याघ्रराज, कोराल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटार का स्वामीदत्त, एरंडपल का दमन, कांची का विष्णु गोप, ये सब जगह और राजा के नाम। अवमुक्त का नीलराज महाराज, वेंगी का हस्ती वर्मा, पलक का उग्रसेन, और देवराष्ट्र का कुबेर महाराज, और कुस्थलपुर का धनंजय महाराज। ये ऐसे 12 राज्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे उस समय की दृष्टि से, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सबसे बड़े राज्य थे जिन पर उन्होंने अधिकार किया। तो मुख्य मुख्य बात करें तो भी 12 और 9 21 युद्ध तो इन्होंने डायरेक्ट लड़े थे, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा युद्ध करने का, सबसे ज्यादा विजय प्राप्त करने का जो श्रेय है समुद्रगुप्त को जाता है। ये मुख्य विजय थी, जो प्रारंभिक जो छोटी मोटी विजय है उनको तो इन्होंने जैसे एक तरह से गिना ही नहीं। ये तो कुछ हो गई। अब उन्होंने कुछ विजय प्राप्त की थी जो उनकी सीमाओं के पास के जो गणराज्य थे, अब सीमाएं उसकी बढ़ गई, उसकी सीमाओं के आसपास के जो राज्य थे जो स्वतंत्र थे, उनमें किस किस को इन्होंने हराया। उनमें एक हराया था सम तट वालों को, ये बंगाल के समुद्री तट के प्रदेश है। द्वाक, ढाका का प्रदेश है, बांग्लादेश के पास का। कामरूप, आसाम का प्रदेश है, आसाम के पास का। नेपाल की तराई, नेपाल का देश हो गया। कुर्तपुर, कुमायूं गढ़वाल रुहेलखंड के एरिया की बात कर रहा। ये कुछ ऐसे गणराज्य थे जिनके ऊपर इन्होंने बाद में आक्रमण किया सीमाओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी सीमाएं इनसे टकराने लगी। ओके, 5 राज्य महत्वपूर्ण ये थे। फिर कुछ ये तो थे वो जो सीमा के साथ लगे थे, कुछ थे गणराज्य। इनके सिर्फ युद्ध की बात करें कि इन्होंने कितने युद्ध किए थे, 12 + 9 + 5 सीमांत। और अब गणराज्यों की बात करें, गणराज्य वो जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर रखा था, छोटे राज्य जिनकी मैं बात कर रहा था कि बड़े तो वो थे 12 और 9, अब ये छोटे हैं। छोटे में कौन कौन से आ गए? मालव, अर्जुनायन, योद्धेय, मद्रक, आभीर, पार्जुन, सनकानिक, काक, खरपरीक। ये टोटल 9 ऐसे गणराज्य थे छोटे जिन पर इन्होंने आक्रमण किया और अपनी विजय स्थापित की थी। पड़ोस के विदेशी राज्यों से समुद्रगुप्त के मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे। कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे भाई, जिनसे विवाह के संबंध रखे, जिनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, वो पड़ोसी भी थे इसके। और पड़ोसी कौन कौन थे? कन्योपायन, ठीक है, और ठीक है, ये इस मैत्री करने के इसके 4 नियम थे। पहला नियम था आत्मनिवेदन, मतलब पड़ोसियों से
किसी प्रकार से रखने का, कि मैत्री रखनी है तो क्या नियम होने चाहिए। उन नियमों की बात करें, समुद्रगुप्त ने 4 नियम अपनाए थे। एक था आत्मनिवेदन। भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, और यदि आपको जरूरत पड़ती है तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसी एक नीति तो वो रखते थे, या तो दूसरे से कहलवा लेते थे या खुद कह देते। ठीक है। नंबर 2 बात करें, कन्योपायन। कन्योपायन से मीनिंग हो गया भी अपनी विवाहिक संबंध स्थापित कर। राजकुमारियों का जो विवाह है, इससे एक दूसरे की शक्तियों को, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, उनकी शक्ति में बढ़ोतरी ही होती थी। दान, अपना राज्य सम्राट को दान में दे दो भाई। ठीक है। चौथा है गुरुत्मद। अब ये क्या था? शासन करने की आज्ञा सम्राट दे दे उसको, कि तू मेरे अंडर रह करके अपना शासन चला। ठीक है। ये 4 प्रकार की नीति वो अपनाता था पड़ोसी राज्यों के साथ। ठीक है। अब बात करते हैं, शर्तें तो ये होती थी। ठीक है। और समुद्रगुप्त और पड़ोस के विदेशी राज्यों में बराबर का मैत्री संबंध नहीं हो सकता था, बल्कि विदेशी राज्य उसके अधीन रहकर ही उसकी मित्रता स्वीकार कर सकते थे। डॉक्टर राजबली पांडे ऐसा बोलते हैं, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार ये विदेशी राज्य कौन कौन से थे, उनकी लिस्ट अब वो बता रहे हैं। हम आज के इस मैटर में कम से कम समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए युद्धों की एक लिस्ट, फहरिस्त तैयार कर ली हमने। 12 उधर, फिर 9 उधर, उसके बाद आगे 5, फिर गणराज्य 9, और अब इसके पड़ोसी राज्य। देखो कितने युद्ध किए इसने। इसने कहना ही गलत है, इन्होंने, क्योंकि इसीलिए इनको इतना समुद्र के समान माना गया है। इन जैसा इनका नाम, वैसी ही इनकी प्रकृति। बहुत ज्यादा युद्ध किया, अपने साम्राज्य को विस्तार किया, सभी को इकट्ठा किया, एक छत्र राज्य की स्थापना। देवपुत्र शाही, शाहनुशाही। पश्चिम उत्तर भारत में कुषाण जाति शासन करती थी, और कुषाणों के नाम से इन कुषाणों को भी इन्होंने पराजित किया था। ठीक है। कुषाणों वंशज को भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। उनको ये आज्ञा दी थी भी आप मेरे अधीन रहकर अपना साम्राज्य स्थापित करें। शकों में अवंती और सौराष्ट्र के शक क्षत्रपों को भी इन्होंने पराजित किया था। मुरुंड, कुछ शक नरेश जो थे वो उधर मुरुंड की तरफ थे, अलग जाति थी इनकी, उनको भी इन्होंने पराजित किया था, कान्यकुब्ज के साइड में थे। और उस समय उनको यही कहा था कि आप मेरे अधीन रह करके, मतलब क्योंकि ये सब पड़ोसी तो हैं जिनकी हम बात करें, सारे उनके पड़ोसी ही हैं। सिंहल द्वीप वासी या सिंह द्वीपवासी, ये सब उसके पड़ोसी ही थे, मध्य एशिया तक। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। समुद्रगुप्त जी ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में प्राचीन चक्रवर्ती सम्राटों की भांति समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। और इस अवसर पर समुद्रगुप्त ने बहुत दान पुण्य किया। अश्वमेघ की शैली के सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। इन सिक्कों के एक तरफ यज्ञ स्तंभ पर बने हुए अश्व की मूर्ति है, और दूसरी ओर समुद्रगुप्त की महारानी हाथ में चंवर लिए खड़ी है। इन पर अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ के योग्य पराक्रम वाला अंकित था। सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है। इनके सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अश्वमेघ यज्ञ के उपलक्ष्य में इन्होंने जो सोने का सिक्का चलाया था, उसमें एक तरफ अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा स्तंभ के साथ बंधा हुआ दिखाई देता है, दूसरी तरफ उनकी जो रानी है वो उस घोड़े को चंवर डुलाते हुए दिखाया गया है। लखनऊ के संग्रहालय में अवध से प्राप्त घोड़े की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है,
जिसके ऊपर प्राकृत भाषा में समुद्रगुप्तस्य देयधम लिखा हुआ है। ठीक है, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिस पर समुद्रगुप्त का जो धर्म है उसके बारे में, धम के बारे में लिखा हुआ है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का कथन है कि प्रयाग प्रशस्ति को सावधानी के साथ पढ़ने से उसमें अनेक कथन ऐसे मिलते हैं जिससे प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसके पश्चात में ये प्रशस्ति लिखवाई थी अश्वमेध यज्ञ करने के बाद। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार कितना बड़ा था, इतने जिस व्यक्ति ने युद्ध किए होंगे, क्या उसका साम्राज्य छोटा सा होगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बड़ा। देखते हैं कितना बड़ा था उसका साम्राज्य। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में संपूर्ण उत्तर भारत, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मालवा, ये सारे प्रदेश उसमें सम्मिलित थे। इस साम्राज्य की पूर्वी सीमा स्थित 5 राज्य, पश्चिमी सीमा पर 9 गणराज्य जो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करके उसके अधीन ही कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के 8 राज्यों का और दक्षिण पथ में 12 राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता पहले ही स्वीकार कर ली थी। आरसी मजूमदार, डॉक्टर आरसी मजूमदार कहते हैं कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात के अतिरिक्त शेष संपूर्ण भारत सम्मिलित था। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रदेश पूर्वी तट के साथ साथ दक्षिण में चिंगलपट तक या उससे भी आगे तक के प्रदेश साम्राज्य में सम्मिलित थे। यानी कहने का मतलब है पूरे भारत के ऊपर लगभग भारत के ऊपर इनका साम्राज्य था। समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और उत्तर में हिमालय से लेकर कश्मीर तक बढ़ाया हुआ था। तो ये थे भाई समुद्रगुप्त, जिन्होंने इतने सारे युद्ध किए, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित। अब समुद्रगुप्त की बारे में देखें, जानकारी लें तो समुद्रगुप्त कैसे थे। समुद्रगुप्त एक गुण संपन्न व्यक्ति थे। उनके मूल्यांकन करें उनके चरित्र का कि वो कैसे राजा थे, किस प्रकार से शासन करते थे, किस प्रकार से उनके अंदर क्या क्या गुण थे, क्या दोष थे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चरित्र मूल्यांकन में आता है। गुण संपन्न व्यक्ति थे, बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे और उदार दयालु भी थे। वह निर्धनों, अनाथों, असहायों, पीड़ितों की सदैव सहायता करते थे। उनके नाम के समान उनका हृदय बहुत बड़ा था। हरिसेन जो उनका कवि था, वो लिखते हैं कि समुद्रगुप्त मनुष्यों में देवता के समान है और धन में कुबेर के समान। शक्ति की बात करें तो इंद्र के समान है और विद्वता की बात करें तो बृहस्पति के समान। यम की भांति अजय है, भले पुरुषों की आशा और असाधुओं का विनाशक जिसे कहा गया वो समुद्रगुप्त है। ठीक है, हरिसेन उसका दरबारी कवि है, इतनी चीजें लिखने का तो उसका बनता है। वो वीर योद्धा थे, महान विजेता थे, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। योग्य शासक थे। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापित करना और उसमें शांति और व्यवस्था को बनाए रखना उसकी योग्यता का बहुत बड़ा प्रमाण है। उनका प्रशासन सुदृढ़, श्रेष्ठ और प्रजा हितैषी था। वो प्रजा को संतान के रूप में समझते थे और पराजित राजाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते थे। कुशल राजनीतिज्ञ थे। 2 तरह की नीतियां अपनाई, उत्तर भारत आर्यवर्त के लिए अलग और दक्षिण भारत के लिए अलग। कुशल राजनीतिज्ञ तो हैं ही, तभी युद्ध किए और इनमें विजय भी हासिल की। साहित्य और कला के संरक्षक माने जाते हैं। उच्च कोटि का विद्वान तो खुद भी था वो, और श्रेष्ठ कवियों, साहित्यकारों, विद्वानों को संरक्षक भी देता था। हरिजन उसके दरबार में था, वो खुद बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान था। ठीक है, काव्यात्मक रचनाओं के कारण समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि प्राप्त कर ली थी। खुद भी काव्यात्मक कुछ रचनाएं करते थे।
प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशन उसके दरबार का सबसे प्रसिद्ध विद्वान था। समुद्रगुप्त कला प्रेमी था, संगीत से उसे विशेष प्रेम था भाई। वैश्य में एक अच्छा संगीतज्ञ था, खुद वीणा बजाने में बहुत माहिर था, उसे शौक भी था। उसने एक सिक्का जारी किया था सोने का, उस सिक्के पर वो खुद को वीणा बजाते हुए उसमें दिखाया गया। ठीक है। फिर है धर्म सहिष्णु। धर्म सहिष्णु मतलब धर्म के प्रति, हिंदू धर्म की मर्यादा को उसने फिर से स्थापित किया था। शास्त्रों द्वारा निर्देशित मार्ग पर वो चलता था और वैष्णव धर्म का अनुयायी था, विष्णु भगवान को मानता था। हिंदू धर्म का तो प्रबल समर्थक हो ही गया वो, लेकिन बाकी सब धर्मों के प्रति भी आदर की दृष्टि रखता था और सबको धर्म परायणता का संदेश देता था। दान प्रिय था, दानता के लिए काफी कुछ उसके बारे में कहा जाता है कि गरीबों के लिए काफी कुछ उन्होंने दान किया था। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी लिखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रतिभा सर्वोत्तमुखी थी। वह न केवल युद्ध नीति, युद्ध कौशल में अद्वितीय था, बल्कि शासकों में भी उसकी बुद्धि तीव्र थी। वह स्वयं संस्कृत का एक विद्वान था। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है और जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज समुद्रगुप्त का हमने लगभग विचार पढ़ लिया सारा, और अब जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।